हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक तिवारी आपका फिजिक्स टीचर आपका स्वागत करता हूं अरिविहान एमपी बोर्ड के इस यूट्यूब चैनल पर जो केवल और केवल आपके लिए बनाता है एमपी बोर्ड के ढेरों लेक्चर्स। एमपी बोर्ड में आपको फिजिक्स के लेक्चर, केमिस्ट्री, बायो या जो भी सब्जेक्ट के लेक्चर चाहिए हैं, आपको प्रॉपर लेक्चर इस चैनल पर मिलते हैं। क्या आपको पता है कि क्लास 12th का पहला चैप्टर जो फिजिक्स में है उसमें से एक बढ़िया सा टॉपिक है गॉस प्रमेय। वो गॉस प्रमेय जो है हमारा एमपी बोर्ड में बहुत ही ज्यादा हुआ करता है इंपॉर्टेंट। उससे बनता है 4 नंबर का एक क्वेश्चन। क्या बनता है कि गॉस प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए या फिर कूलाम के नियम से गॉस के प्रमेय का निगमन कीजिए। किंतु परंतु बंधु, उसको हम पढ़ें डिटेल में, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपसे करना चाहूंगा एक निवेदन, जो ये है कि यदि आपको समझ में आ रहा है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम पढ़ने जा रहे हैं और अरिविहान सच में आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें समझा रहा है, तो आप कीजिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और कर दीजिए सब्सक्राइब। और दोस्तों को जरूर बताएं कि YouTube पर एक बढ़िया सा चैनल आ गया है जो एमपी बोर्ड के सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो जल्दी से इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और कर दीजिए अपने दोस्तों तक शेयर। और चलिए बढ़ते हैं अपने बढ़िया से सुंदर से टॉपिक की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है मेरे पास, गॉस का प्रमेय। इससे संबंधित सवाल आपके पेपर में आने ही वाला है, ठीक है ना। इसलिए इसको बिल्कुल सीरियसली और होश में रहकर पढ़ना है। बात समझ में आई? अब गॉस का प्रमेय क्या कहता है, फटाफट इसको समझ लेते हैं। मैंने अभी क्या पढ़ा, थोड़ी देर पहले विद्युत फ्लक्स पढ़ा। अब देखना, गॉस का प्रमेय ये कहता है कि अगर कोई बंद पृष्ठ है, अगर कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है, तो उसमें से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, अगर कोई बंद पृष्ठ है तो उसमें से गुजरने वाला कुल फ्लक्स किसके बराबर होगा? उस बंद पृष्ठ के अंदर मौजूद चार्ज ले लो और उसको भाग दे दो, किससे? एप्सिलॉन नॉट से भाग दे दो, तो वो आपको निकाल देगा किसका मान? किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान बता देगा। तो ध्यान से इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का कितना होता है? 1/ε0 टाइम्स होता है। मान लेते हैं ये मेरा बंद पृष्ठ है। अब इसके अंदर मान लो कोई चार्ज मेरा कितना है? कुल चार्ज, टोटल चार्ज की बात हो रही है। यहां कितना है? Q है। कुल आवेश कितना है भैया? Q है। तो गॉस के नियम के अनुसार उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाले, ये जो मेरा बंद पृष्ठ है, इससे गुजरने वाला फ्लक्स का मान कितना होगा? इसका फ्लक्स का मान होगा Q/ε0। तो ये है मेरा गॉस का प्रमेय। अब मैं इस गॉस के प्रमेय का डेरिवेशन करूंगा और ये डेरिवेशन आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये वेरी आईएमपी है जो आप डेरिवेशन हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। चलो भैया फटाफट देखना। अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं। तो डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहले हम एक आवेश ले लेते हैं भैया। कौन सा? Q आवेश ले लेते हैं, ठीक है। एक मैंने Q आवेश ले लिया और एक बंद पृष्ठ ले लिया, ठीक। ये मान लो मैंने एक बंद पृष्ठ ले लिया। बोला सर ये खुला रह गया। अरे तो बंद मान लो ना, ये ले लो, ठीक है, बंद हो गया। ये मैंने एक बंद पृष्ठ ले लिया और इसमें मैंने एक आवेश लिया भैया Q, ठीक है ना, प्लस Q मैंने एक आवेश ले लिया। अब भैया एक बिंदु यहां पर मुझे क्या निकालना है? मुझे गॉस प्रमेय को सिद्ध करना हो। गॉस प्रमेय क्या कहती है? गॉस प्रमेय कहती है कि किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाला जो कुल विद्युत फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है? उस बंद पृष्ठ के अंदर मौजूद कुल चार्ज के बटे ε0 के। ये भैया गॉस प्रमेय कहती है और ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है ना। ये हमको क्या करना है भैया? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ये भैया मेरे को सिद्ध करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिद्ध कर देते हैं। तो यहां पर मैं कोई एक बिंदु ले लेता हूं P। अब इस बिंदु P पर अगर मैं देखूं कि इस आवेश, इस धन आवेश Q के वजह से, इसके कारण कितना विद्युत क्षेत्र उस बिंदु P पर लग रहा होगा। तो देखो भैया क्या लग रहा होगा बिंदु P पर? विद्युत क्षेत्र इस दिशा में लग रहा होगा E, हाँ या ना? समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो अब इसका मान हम लिख लें। ये कितना हो गया मेरा? E मेरा हो जाएगा 1/4πε0 Q/r², हाँ या ना? इतनी बात तो क्लियर हो गई, ठीक है भैया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं? अब हम यहां पर एक छोटा सा पृष्ठ ले लेते हैं। इस जगह पर हम एक छोटा सा पृष्ठ ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है, ये वाला। और इसको हम ले लेते हैं क्या? DS। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था कि जो मेरा DS होता है, मेरा क्षेत्र सदिश होता है, वो हमेशा कैसा होता है? लंबवत होता है।
तो वो कैसा होगा, बिल्कुल इसके लंबवत होगा। मैंने अगर ये वाला सदिश ले लिया है तो इसके ऐसे लंबवत होगा। बात समझ में आ रही है ना? ये मेरा क्या है, क्षेत्र सदिश है। ठीक, अच्छा ये मैंने डीएस ले लिया है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कुल फ्लक्स। तो कुल फ्लक्स का मान कैसे निकालेंगे हम, ध्यान देना दोस्तों। डी फाई इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, ई डॉट मेरा छोटा सा एरिया डीएस। अब ये मेरा एरिया क्या है भैया, डीएस है, और इनके बीच का एंगल हम कितना ले लें भैया, थीटा ले लेते हैं। बात समझ में आ गई? चलो तो देखो ई डॉट डीएस क्या होगा, मेरा कुल फ्लक्स होगा। अब ई क्या है मेरा, ये है, और डीएस क्या है ये भी देख लेते हैं हम। ध्यान दो फटाफट, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डीएस। ये क्या होगा मेरा पास, डी फाई। अब ये ई डॉट डीएस है, तो ई डॉट डीएस जैसा कि मैंने आपको जब विद्युत फ्लक्स पढ़ाया था तब बताया था कि ई डॉट डीएस मेरा क्या होता है भैया, ई डीएस कॉस थीटा। बात समझ में आ रही ना? तो इधर भी क्या आ जाएगा मेरे पास, कॉस थीटा। तो ये मेरा हो जाएगा फाइनली डी फाई इज इक्वल टू क्या, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी एस कॉस थीटा बटे कितना, आर स्क्वायर। अच्छा अब एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, जिसको हम बोलते हैं घन कोण। घन कोण, ये कॉन्सेप्ट भी आपको मैं बताता चलता हूं कि इसका इस्तेमाल आएगा ही आएगा, हो ही रहा है इसका इस्तेमाल। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या, सॉलिड एंगल। ठीक है ना? एक तो भैया नॉर्मल हमारा कोण होता है, हमको पता है। मान लेते हैं ये कोई मेरी वृत्तखंड है, और ये कोई वृत्त का मेरा एक छोटा सा हिस्सा है, और ये मेरा कोण बना रहा है भैया सेंटर पर थीटा। ये तो मुझको मालूम है, ऐसा तो होता ही है। लेकिन ये घन कोण क्या चीज है, ये घन कोण तब होता है जब मान लो मेरे पास कोई ऐसा पिंड है, कोई एक ऐसी वस्तु है जिसका कुछ आयतन है, ठीक है ना, और उसमें से मैंने कुछ क्षेत्र लिया है, और वो क्षेत्र अब इस पिंड के केंद्र पर ये किसी भी बिंदु पर क्या कोण बना रहा होगा। तो वो कोण कैसा होगा, वो हमारा दो विमीय कोण नहीं होगा, बल्कि वो त्रिविमीय कोण होगा। और उस कोण को हम क्या बोलते हैं, घन कोण बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं। जैसे मान लो ये मेरा पूरा एक आयतन है, एक पूरा एक क्लोज्ड बंद सरफेस है, ठीक है ना, उसमें मैंने एक छोटा सा क्षेत्रफल डीएस लिया, वो इस बिंदु क्यू पर कुछ घन कोण बना रहा होगा, ठीक है ना। इसको हम ले लेते हैं क्या, डी ओमेगा। बात समझ में आई? अच्छा, और डी ओमेगा जो होता है मेरा, ये मेरा होता है किसके बराबर, डी एस कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो आप इसका इस्तेमाल अगर हम इसमें करेंगे अब, तो ये चीज मेरी क्या हो जाएगी भैया, ये मेरी हो जाएगी डी ओमेगा। इतनी बात समझ में आई, हाँ या ना? चलो अब इतनी बात क्लियर चूंकि हो गई है, तो अब हम फटाफट इसको आगे डील कर लेते हैं। तो मेरा ये क्या हो जाएगा भैया, डी फाई इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। अब हम करेंगे इंटीग्रेशन दोनों साइड। दोनों साइड जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये मेरा डी फाई का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, पूरे इसमें फाई हो जाएगा। फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन क्या, डी ओमेगा। अब मुझे पता है कि कोई भी अगर बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ में अगर डी ओमेगा का मैं समाकलन करूंगा, तो वो मुझे क्या निकाल कर देगा भैया, ये मुझको देगा समाकलन डी ओमेगा बराबर मुझे देगा 4 पाई। बात समझ में? ये मेरा होगा घन कोण। तो डी ओमेगा मेरा क्या हो जाएगा, इसका समाकलन 4 पाई हो जाएगा। तो ये कितना हो गया दोस्तों, ये तो समझाने के लिए लिखा हुआ था। अब इधर आ जाओ, ये हो गया मेरा क्या, फाई इज इक्वल टू क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 4 है, ठीक है ना। दोबारा लिख दें इसको, चलो दोबारा लिख देते भैया आपके लिए। ये हो जाएगा क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो जो मेरा कुल फाई निकल कर आ गया वो क्या आ गया भैया, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो यही तो हमको सिद्ध करना था, यही सिद्ध करने तो हम चले थे, और ये हमने सिद्ध कर दिया। ये हो गया मेरा क्या भैया, इति सिद्धम। बात समझ में आ रही है? तो ये मैंने गॉस नियम को, गॉस के प्रमेय को सिद्ध कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, इसको अच्छे से आप लोग समझकर पेपर में लिखकर आ जाना। बात समझ में आई? तो चलो दोस्तों फटाफट हम लोग आगे देखते हैं, गॉस थ्योरम के बाद हमारे अगले टॉपिक क्या है। अब हम देखते हैं गॉसीय पृष्ठ क्या चीज होती है। तो गॉसीय पृष्ठ असल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि आपको गॉस थ्योरम को कैसे अप्लाई करना है उसमें सहायता करता है। तो फटाफट समझ लेते हैं गॉसीय पृष्ठ क्या होता है। गॉसीय पृष्ठ, पहली बात तो ये कि एक काल्पनिक पृष्ठ होता है, ठीक है ना। तो गॉसीय पृष्ठ वह काल्पनिक पृष्ठ होता है जो गॉस प्रमेय का उपयोग करने के लिए
किसी आयतन को परिबद्ध करते हुए खींचा जाता है। ये हम अपनी इच्छा से खींचते हैं, हम अपनी स्वेच्छा से खींचते हैं। यह किसी भी आकार का हो सकता है, हमारी मर्जी है। हम अपनी सुविधा के अनुसार देखेंगे कि भैया जो मेरे आवेशों की डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह का है, और उसके अनुसार हम अपने हिसाब से स्वतंत्र हैं। बिल्कुल गॉस भाई साहब ने हमको इतनी स्वतंत्रता दी हुई है इस प्रमेय को लगाने के लिए कि आप अपने हिसाब से गॉस पृष्ठ के आकार को चुन सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, और उसका प्रयोग किसी आवेश या आवेश प्रणाली के कारण विकसित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ये तो हम देख ही चुके हैं। आमतौर पर क्या होता है, अगर मान लो कोई बिंदु आवेश है मेरे पास, तो मुझे अगर उसके द्वारा कितना विद्युत फ्लक्स निकल रहा है, कितने विद्युत क्षेत्र है, वो अगर मुझे ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आमतौर पर एक स्फेरिकल गॉस पृष्ठ का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आ गई। चलो भैया फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना के लिए जो गौसीय पृष्ठ निम्नलिखित में से किस आकृति का उपयोग अक्सर किया जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, 1, 2, 3 या 4। फटाफट बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। शाबाश बेटा, आपका जवाब बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं सही जवाब इसका क्या होगा। मैंने आपको क्या बताया, हम हमारी सुविधा के अनुसार गौसीय प्रश्न जो होता है जो उसका चुनाव करते हैं। तो मेरे को बोला जा रहा है कि कोई बिंदु आवेश है, उसके कारण मुझे विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, तो मैं कैसा गौसीय प्रश्न लूंगा। तो सिंपल सी बात है कि मैं गोलाकार सतह लूंगा एक, क्योंकि गोलाकार सतह से मैं बहुत आसानी से क्या निकाल सकता हूं, अपने बिंदु आवेश है उसके कारण जितनी भी फ्लक्स निकल रहा होगा वो मैं आसानी से, और विद्युत क्षेत्र क्या होगा वो भी मैं पता कर सकता हूं। चलो भैया फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि गौसीय पृष्ठ का महत्व क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गॉस प्रमेय एक इतनी शानदार प्रमेय है जो हमको ये अनुमति देती है कि हम कैसा भी चार्ज का, कैसा भी आवेशों का डिस्ट्रीब्यूशन क्यों ना हो, हम एक सतह से, एक कर्व्ड सरफेस की सहायता से उसमें से कितना विद्युत फ्लक्स निकल रहा होगा उसको हम निकाल सकते हैं और आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे गौसीय पृष्ठ का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग यही है कि किसी भी आवेश या आवेशों के सिस्टम के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए किया जाता है, जहां पर कूलाम का नियम लगाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बात समझ में आई। चलो भैया फटाफट अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसके उदाहरण कर देखते हैं अलग अलग तरह से कि भाई हम इसका इस्तेमाल कैसे करें गॉस थ्योरम का। तो मैं आपको करके बताता हूं 2-3 अलग अलग केसों में, फिर आपको ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। चलो दोस्तों फटाफट करके देखते हैं। उससे पहले हम एक सवाल देख लेते हैं कि यदि आप गौसीय प्रश्न द्वारा घिरे हुए चार्ज को दुगना कर देते हैं तो उसकी सतह के माध्यम से विद्युत प्रवाह कैसे प्रभावित होगा। यानी आपने किया क्या, एक गौसीय सतह है, उसके अंदर अगर जो आपका चार्ज रखा हुआ है, जो भी आवेश है, उसको आपने दुगना कर दिया। ठीक है ना भाई, ये दुगना तो कर दिया। अब बताओ कि उस सतह से जो फ्लक्स निकल रहा होगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, फ्लक्स वही रहेगा, फ्लक्स आधा हो जाएगा, फ्लक्स दोगुना हो जाएगा या फ्लक्स चौगुना हो जाएगा। फटाक से सही आंसर दो। शानदार बेटा, आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। जैसे कि हमने आपको बताया था कि गॉस का नियम, गॉस का प्रमेय क्या कहता है कि किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर कुल चार्ज जो होता है उस चार्ज में अगर आप भाग दे दो एप्सिलॉन नॉट का, तो आपको उस पूरे बंद पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स का मान मिल जाएगा। अब अगर मैं उस बंद पृष्ठ के अंदर चार्ज को दोगुना कर दूं तो मेरा विद्युत फ्लक्स का मान कैसा हो जाएगा। साफ साफ समझ में आ रहा है कि क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो मेरे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3, यानी मेरा फ्लक्स जो है वो दुगना हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों फटाफट हम लोग आगे देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपके एमपी बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा, आप लिख के ले लो। ठीक है ना, कि गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की स्थापना करो। यानी गॉस लॉ का आपको इस्तेमाल करना है और कूलाम का नियम आपको उससे क्या करना है, डिराइव करना है। तो चलो भैया फटाफट हम लोग अब डिराइव कर लेते हैं गॉस लॉ की सहायता से कूलाम के नियम को। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, गॉस प्रमेय की सहायता से मुझे कूलाम के नियम की स्थापना करनी है। यानी मुझे गॉस का लॉ इस्तेमाल करना है, गॉस की प्रमेय को इस्तेमाल करना है और कूलाम के नियम को मुझे डिराइव करना है। ठीक है दोस्तों,
ये जो है ना, ये टॉपिक जो है, ये वाला सवाल आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, आने वाला है, आप लिख कर ले लो, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से देखना भैया, और बोर्ड में गलती मत करना, ठीक है। तो चलो इसको फटाफट हम लोग डिराइव करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक बिंदु O पर एक धनावेश ले लेते हैं प्लस Q, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो भैया कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ये जो मेरा बंद पृष्ठ, एक मैंने बंद पृष्ठ बनाया, ठीक, इस बंद पृष्ठ से मेरा जो फ्लक्स निकल रहा होगा वो कितना निकल रहा होगा, उसको मैं फाई ई मान लेता हूं। तो फाई ई क्या होगा मेरा, ई डॉट ds होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं इस पूरे बंद पृष्ठ की बात नहीं करता हूं, पहले मैं इस छोटे से एरिया की बात करता हूं। तो इस छोटे से एरिया से जो निकल रहा होगा वो मेरा डी फाई ई होगा, ठीक। अब मैं इंटीग्रेशन कर देता हूं दोनों साइड, तो उससे क्या निकल जाएगा, इस पूरे पृष्ठ से निकल जाएगा। तो पूरे पृष्ठ से जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा मेरा, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट इंटीग्रेशन डीएस। अब डीएस ये पूरा का पूरा मेरा, चूंकि एक स्फीयर है, तो ये हो जाएगा मेरा फाई ई इज इक्वल टू क्या, ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर, हाँ या ना। इसको मैं दे देता हूं नंबर 1 समीकरण, इतने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, अब मेरा गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस नियम मेरा ये कहता है कि कोई भी बंद पृष्ठ हो, उससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या होता है, उसके अंदर जितना भी कुल चार्ज, कुल आवेश मौजूद हो, वो मैं लिखूंगा और डिवाइड कर दूंगा किससे, एप्सिलॉन नॉट से। ये मेरे को गॉस प्रमेय से मालूम है, गॉस प्रमेय से, ये मुझे गॉस प्रमेय से पता है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये दोनों क्या है, 1 और 2, ये 1 और 2 दोनों मेरे फ्लक्स ही हैं, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा भैया, मेरे क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। ये मेरा प्लस क्यू धनावेश यहाँ पर रखा हुआ है, तो इससे ई क्या निकल कर आया मेरा, ई मेरा निकल कर आ गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये ई क्या है, ये ई जो है इस धनावेश प्लस क्यू के कारण इस बिंदु पी पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। ये मेरा ई निकल कर आ गया। अब मैं क्या करता हूं, मुझे क्या निकालना है, मुझे तो कूलाम का नियम निकालना है। और कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम का नियम ये कहता है कि अगर दो बिंदु आवेश हैं जो आर दूरी से सेपरेटेड हैं, तो उनके बीच का जो बल होगा वो क्या होगा, के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर की होगा। अच्छा, अब यहां पर तो एक ही चार्ज रखा हुआ है, तो मैं एक परीक्षण चार्ज लेकर आता हूं अपने मन से, एक टेस्ट चार्ज, एक परीक्षण चार्ज मैं Q0 लेकर आता हूं अपने मन से, और वो यहां पर उठाकर रख देता हूं, किधर, इस P बिंदु पर, ठीक। अब मैं आपसे बोलूं कि अब बताओ ये जो मेरा परीक्षण आवेश है, इस पर कितना बल लग रहा होगा। तो मुझे पता है इस पर जो बल लगेगा वो क्या होगा, F बराबर होगा E इस परीक्षण चार्ज के वैल्यू के, ठीक है ना। तो देखो E तो मैंने निकाल लिया है, तो मेरा बल क्या आ गया, मेरे फोर्स की वैल्यू आ गई है Q डॉट Q0 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो दोस्तों यही तो मेरा कूलाम का नियम है, यही तो मेरा क्या है, कूलाम का नियम है, हाँ या ना। यही तो मुझको सिद्ध करना था। बात समझ में आई, हमने कैसे सिद्ध कर लिया। चलो भैया बहुत बढ़िया। तो मैं उम्मीद करता हूं ये टॉपिक और ये वाला डेरिवेशन आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। और मैं फिर आपको बता दूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना। चलो फटाफट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन का जवाब आप दे दो, किसी बंद पृष्ठ में, अगर कोई एक बंद पृष्ठ है, उसमें अगर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश रखे हुए हैं, तो उस बंद सतह से गुजरने वाला कुल फ्लक्स गॉस के नियम अनुसार बताइए कि कितना होगा। फटाफट जवाब देना, सही सही जवाब आना चाहिए सभी का। बेटा आपका जवाब एकदम सही है। आइए देखते हैं सही जवाब इसका क्या होगा। इसका जवाब चीख चीख कर कह रहा है कि मैं क्या होऊंगा, 0 होऊंगा, क्योंकि गॉस का प्रमेय क्या बोलता है, गॉस का प्रमेय बोलता है कि भैया अगर कोई बंद पृष्ठ है और उसमें से निकलने वाले कुल फ्लक्स के मुझको मान ज्ञात करना है, तो मैं क्या करूंगा, उस बंद पृष्ठ के अंदर जो मेरे कुल चार्ज होंगे, कुल चार्ज, ठीक है ना, कुल चार्ज से को मैं, उस कुल चार्ज को मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, मैं डिवाइड कर दूंगा एप्सिलॉन नॉट से। तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरा फ्लक्स मिल जाएगा, हाँ या ना। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि कुल चार्ज इसके अंदर कितना है। ये बोल रहा है सवाल कि भैया एक बंद पृष्ठ है, इसके अंदर एक चार्ज प्लस क्यू, एक चार्ज माइनस क्यू है, तो कुल चार्ज कितना हो गया, प्लस भी गया माइनस भी गया, कुल चार्ज हो गया 0। तो कुल चार्ज जब 0 हो गया तो फ्लक्स भी कितना हो गया भैया, 0 हो गया। तो हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4, 0।
तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं फटाफट अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अब दोस्तों हम देखते हैं कि गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग क्या क्या हैं। तो ध्यान से देखना दोस्तों, हमको बोला गया है कि मान लेते हैं कि एक अनंत लंबाई का सीधा आवेशित तार है और हमको उसके कारण क्या बताना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। तो भैया ध्यान देना, मेरे पास क्या है, मेरे को सिर्फ एक चीज दी हुई है, क्या, एक अनंत लंबाई का सीधा आवेशित तार। ये देख लो, ये वो तार है अनंत लंबाई का और सीधे आवेशित तार है, एकदम स्ट्रेट वायर है और इसमें चार्ज है। ठीक, अब मुझे क्या निकालना है, इसके कारण किसी बिंदु पी पर क्या निकालना है भैया, क्या निकालना है, मुझको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले तो मैं देखता हूं कि भैया ये जो मेरा तार है, इस तार को मैं एक गॉस का पृष्ठ बनाता हूं, एक गॉसियन सरफेस बनाता हूं जो कि इस मेरे तार को कवर करेगा। और कैसे बनाता हूं, ये मैंने एक बेलनाकार एक पृष्ठ बना दिया। ठीक है, चलो अब बेलनाकार पृष्ठ जो मैंने बनाया है, तो इसके अंदर कुछ तार की लंबाई आई होगी, तो उस तार की लंबाई को हम एल ले लेते हैं। ठीक है भैया, अच्छा अब यहां पर हम लैम्डा को डिफाइन करते हैं। अच्छा, इसमें मेरा चार्ज कितना है, इसमें चार्ज मेरा मान लेते क्यू है, तो यहां पर हम एक लैम्डा नाम की चीज डिफाइन करते हैं जो होगा मेरा आवेश प्रति इकाई लंबाई। ठीक है ना, तो ये लैम्डा मेरा क्या होगा, आवेश प्रति इकाई लंबाई। अब मैं क्या करूंगा, गॉस लॉ का इस्तेमाल करूंगा। गॉस लॉ क्या कहता है कि ये जो मेरा पूरा पृष्ठ है, इस पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स किसके बराबर होता है, फटाक से बताओ तो भैया। कुल विद्युत फ्लक्स बराबर होता है जितना भी आवेश उस गॉसियन पृष्ठ के अंदर मौजूद हो बटे क्या, एप्सिलॉन नॉट। हाँ या ना। अब जो मैंने ये गॉसियन पृष्ठ बनाया है, इसके अंदर कितना चार्ज मौजूद है, इसके अंदर चार्ज, अगर ये एल लंबाई है तो इसके अंदर चार्ज मौजूद होगा लैम्डा एल। हाँ या ना। तो देखो ये मेरा फाई बराबर हो जाएगा किसके, लैम्डा एल बटे एप्सिलॉन नॉट के। हाँ या ना, ठीक है, इसको हमने निकालकर साइड में रख लिया। अब हम देखते हैं कि विद्युत फ्लक्स इस गॉसियन पृष्ठ के कहां कहां से बाहर निकल रहा होगा और कितना बाहर निकल रहा होगा और उसका मान क्या होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये मेरा तीन पृष्ठों से मिलकर बन रहा है। एक मेरा ये वाला है, एक मेरा ये पृष्ठ है और एक मेरा ये वाला पृष्ठ है। मान लो अगर ये मेरा बेलन है, ये मेरा सिलेंडर है, ठीक है ना, ऊपर से ऐसे काट दो, नीचे से भी ऐसे काट दो, तो एक ऊपर वृत्ताकार सतह बनेगी, एक नीचे वृत्ताकार सतह बनेगी और एक ये पूरा का पूरा सतह बनेगी। हाँ या ना, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, मुझको पता है कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट डेल्टा एस। हाँ या ना, और ये होता है मेरा ई डेल्टा एस कॉस थीटा, और जहां पर थीटा मेरा क्या होता है, मेरा एरिया सदिश जो है और मेरा विद्युत क्षेत्र है, इसके बीच का कोण होता है। हाँ या ना, अच्छा अब आप देखो, ये जो मेरा ऊपर का सरफेस है, ये ऊपर का जो क्षेत्र है, इसमें मेरा जो एरिया सदिश होगा, ये कहां जाएगा, ये ऐसे बाहर जा रहा होगा। हाँ या ना, ठीक है ना, बाहर जा रहा होगा। अब मुझे ये बताओ कि यहां पर, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मेरी दिशा है वो क्या है, वो इधर है, और दोनों के बीच का कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री कोण बन रहा है। अब 90 डिग्री कोण बन रहा है तो मेरा फ्लक्स कितना होगा, cos 90 से क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा शून्य हो जाएगा। तो ये वाला जो मेरा सरफेस है, इससे कोई भी फ्लक्स नहीं निकलेगा। बात समझ में आ गई। ठीक ऐसे ही ये वाले फ्लक्स से भी कोई, ये वाले भी सतह से मेरा कोई भी फ्लक्स नहीं निकलने वाला, क्योंकि ये भी कितना कोण बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। यानी जितना भी फ्लक्स निकलेगा वो केवल इस वाली मुड़ी हुई सतह से निकलेगा। क्यों, क्योंकि इधर जो मेरा एरिया सदिश है ये और मेरा जो विद्युत क्षेत्र है, इन दोनों के बीच का कोण कितना बन रहा है भैया, 0 डिग्री बन रहा है, और cos 0 क्या होता है, 1 होता है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो भैया, वेरी वेरी गुड हो गया ये तो फाई इज इक्वल टू, मुझे पता है केवल 1 के कारण निकलेगा, तो फाई 1 के कारण मेरा हो गया कितना, ई, ये क्या है मेरा क्षेत्रफल। अब मुझे पता है ये जो मुड़ा हुआ सरफेस होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एल, और cos 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अच्छा यही मेरा क्या है, कुल है, ठीक है ना, इसको मैं टी लिख देता हूं, ये भी मेरा क्या टी है। अब ये दोनों फ्लक्स क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये है तो एक ही चीज ना,
तो इन दोनों को अगर हम बराबर रख दे तो ये क्या हो जाएगा, ई गुणे 2 पाई आर एल बराबर हो गया पाई एल बटे एप्सिलॉन नॉट। तो एल से एल कैंसिल हो गया, तो E इज इक्वल टू मेरा क्या हो गया साथियों, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। तो किसी अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के द्वारा आर दूरी पर कितनी विद्युत क्षेत्र तीव्रता बन रही होगी, उसका मान है मेरा ये। बात समझ में आ गई? वेरी गुड, फटाफट इसको नोट कर लो। चलो नोट कर लिया हो तो फटाफट हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, एक खोखले चालक के अंदर विद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरती हैं। ये एक स्टेटमेंट आपको दिया है कि भाई ये खोखला चालक है, उसके अंदर विद्युत बल जो रेखा है वो नहीं गुजरती है। बताओ सही है या गलत है, सत्य या असत्य? बहुत बढ़िया बेटा, आपका जवाब बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं सही जवाब क्या होगा। मैंने आपको कई बार चिल्ला चिल्ला के बताया कि कोई भी खोखला चालक हो, कोई भी चालक होता है, उसके अंदर कभी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होती हैं। तो ये जो कह रहा है कि एक खोखले चालक के अंदर विद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरती हैं, ये बिल्कुल सही कह रहा है। तो मेरा सही आंसर क्या हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 यानी सत्य। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा है कॉन्सेप्ट, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र हमको बताना है। ठीक है भैया, बता देते, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो आपको एक फोटो दिख रही है, एक आएगी फोटो है, ये एक अनंत समतल चादर की फोटो है। ओके भैया, यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, हमको निकालना है इसके कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता। ठीक, तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, एक गौसीय पृष्ठ खींचना है। तो देखो मैंने इसके अक्ष में एक गौसीय पृष्ठ पी पी डैश, एक गौसीय पृष्ठ, एक बेलनाकार ऐसे खींच लिया। यहां तक बात समझ में आ गई। अच्छा, ये जो मेरा समतल चादर है, इसमें कुछ चार्ज होगा। वो चार्ज मेरा क्या होगा, देखो वो चार्ज मेरा होगा, मान लो Q। तो Q को अगर मैं इसके क्षेत्रफल से विभाजित करूं तो क्या आ जाएगा, मुझको मिल जाएगा भैया चार्ज का घनत्व। इसको हम सिग्मा से निरूपित कर लेते हैं। ठीक है भैया, यहां तक हमको पिक्चर समझ में आ गई। ये 6 नहीं लिखा, ये सिग्मा लिखा हुआ। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, Q अपॉन A। तो इसको मैं अच्छे से लिख लेता हूं, सिग्मा इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो गया, Q अपॉन A। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें से फ्लक्स कहां कहां से निकल रहा होगा, ये है जानने की चीज। अच्छा, यहां मेरा क्या है, यहां मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे जा रही है, ये ऐसी बाहर निकल रही है। और यहां मेरा जो क्षेत्र सदिश है वो भी कैसा जा रहा है, वो भी बाहर जा रहा है। तो इनके बीच का कोण कितना हो गया भैया, 0 डिग्री हो गया। और मेरा जो फ्लक्स होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट एस। ठीक है ना, यानी फाई इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा क्या, ई एस कॉस थीटा। अगर कॉस 0 है तो ये वैल्यू होगी मेरी 1। यानी मेरा जो ये वाला क्षेत्र है, इससे मेरा फ्लक्स निकल रहा होगा। बिल्कुल सही बात है भैया, फ्लक्स मेरा निकलेगा। ठीक ऐसा कैसे, ये वाला जो मेरा क्षेत्र है, ये जो मेरा वृत्ताकार क्षेत्र है, इसमें से भी फ्लक्स निकल रहा होगा। ठीक है भैया, इसमें से भी निकलेगा। लेकिन ये वाला जो मेरा क्षेत्र है, जो कि ऐसा मुड़ा हुआ है, कर्व्ड है, वो उसमें से कोई भी फ्लक्स नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि उसमें और मेरी विद्युत क्षेत्र के बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो उससे हमारा फ्लक्स कर्व्ड सरफेस में क्या हो जाएगा भैया, शून्य हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलो यहां तक अगर पिक्चर क्लियर हो गई है, तो अब हम ये लिखने की स्थिति में तो कम से कम आ ही गए हैं कि जो मेरा कुल फ्लक्स निकल रहा होगा वो क्या होगा, वो इस पृष्ठ के द्वारा होगा एवं इस पृष्ठ के द्वारा होगा। यानी ये होगा ई धन ई, दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो मुझको मेरा क्या मिल जाएगा, कुल फ्लक्स मिल जाएगा। तो मेरा टोटल फ्लक्स क्या होगा भैया, ई टी इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, 2E। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। ठीक है भैया। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अच्छा ये ई एस तो हम खा ही गए, ये मेरा ई एस आएगा, ये भी मेरा क्या आएगा, ई एस आएगा। तो ये 2ES होगा। अच्छा, ये जो एस होगा ये क्या होगा, ये मेरा इस सरफेस का क्या होगा, एरिया होगा। ठीक, तो इस सरफेस के एरिया को मैं अभी यहां पर ऐसे ही लिखा रहने देता हूं। अब आप देखना ध्यान से, गॉस का प्रमेय क्या कहता है। गॉस का प्रमेय ये कहता है कि जो टोटल विद्युत फ्लक्स होता है वो उसके अंदर मौजूद पूरा चार्ज बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। अब मैं देख रहा हूं कि भैया टोटल चार्ज जो उसके अंदर मौजूद है वो कितना है, वो मुझे मालूम है कितना है। बताओ फटाफट बताओ कितना है, वो मेरा है सिग्मा गुणे उस सरफेस एरिया के।
तो बटे ये हो गया मेरा एप्सिलॉन नॉट। तो ये दोनों मेरा कितना हो गया भैया, बराबर हो गया। तो इन दोनों को फटाफट बराबर रख दो। तो ये हो गया 2ES बराबर सिग्मा S बटे एप्सिलॉन नॉट। आपने सरफेस एरिया से सरफेस एरिया क्या कर दिया, उड़ा दिया। आप सरफेस एरिया ए लिखो या फिर एस लिखो, दोनों बराबर ही है। तो ई मेरा क्या हो गया भैया, इसी के साथ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आई? तो ये जो मेरा ई इज इक्वल टू सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट निकल कर आया है, ये क्या है? ये असल में है मेरे एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता बन रही है, ये उसका मान है। बात समझ में आई? चलो भैया फटाफट इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहां से पढ़े? कहां से पढ़े? कहां से पढ़ें? अब पढ़ो अरिविहान ऐप से, जहां सिर्फ लेक्चर्स देखो मत, टीचर्स के साथ करो लाइव इंटरेक्शन और हर लेक्चर के बाद अरिविहान के प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करो। उससे आपके कंसेप्ट्स होंगे और भी ज्यादा क्लियर। तो देर किस बात की, डाउनलोड द अरिविहान ऐप नाउ।